बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 10 फरवरी और दिन है पीर का। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिल आखिर कोर्ट पैकिंग बज़ाहिर हो चुकी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ले आए हैं। खबर आप ये सुन चुके होंगे कि कितने जजेस आए हैं, कौन कौन से जजेस आए हैं। मैं आपको इजलास की अंदरूनी कहानी बताऊंगा कि इस इजलास में कैसे फाइलें उठाकर मारी गई, इवन के गिलास तक फेंका गया और वो फेंकने की वजह से गिलास जो है वो टूटा। ये अलहदा बात है कि वो निशाने पर नहीं लगा। जजेस कैसे गुथम गुथा हुए, आलमोस्ट आप समझिए कि शाउटिंग हुई और इस इजलास के अंदर से वॉकआउट तक जो है वो किया गया। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उन्होंने ये तैनातियाँ कर दी। और आप नाज़रीन को याद होगा कि कल शाम के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अगर ये तैनातियाँ चीफ जस्टिस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ताकतवरों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम भी आखिरी हद तक जाएंगे। अभी भी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं, लेकिन सारी लिमिट्स क्रॉस होने के बाद हम अब आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि यही हमारे पास अब ऑप्शन रह गया है और वो हदें भी आज क्रॉस कर ली गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाकर इनका नुकसान किया गया है और इन्हें रोका गया है। कैसे रोका गया इनका रास्ता, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं जी कि 6 जजेस परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए हैं और एक कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया है। अब ये जो 6 जजेस लाए गए हैं ये इत्तफाक़ राय से नहीं लाए गए, ये अक्सरियत की बुनियाद पर लाए गए। और जो जुडिशल कमीशन बनाया गया उसकी तश्कील, उसका ढांचा ही इसी किस्म का है कि उसमें मतलब जो अक्सरियत है वो इस मुंतखब हुकूमत या इनके हम ख्यालों की ही है, जो दूसरी तरफ के हैं वो अक्सरियत में नहीं है। तो इसका जो ढांचा था वो इस तरह से था, तो जाहिर सी बात अक्सरियत होनी ही होनी है, लेकिन इत्तफाक के राय से ये काम नहीं हुआ। जो 6 जजेस लाए गए हैं उनके नाम जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन्हें लाया गया सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, ये चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, इन्हें लाया गया है। जस्टिस सलाहुद्दीन, ये जो हैं जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, इन्हें लाया गया है। जस्टिस शकील अहमद, ये पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, इन्हें लाया गया है। फिर इसी तरह से जस्टिस आमिर फारूक, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जी, और सबसे फेवरेट थे ये, इन्हें लाया गया। और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, इन्हें लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जो 6 जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में अब आ चुके हैं। और एक जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन्हें लाया गया है कायम मकाम जज के तौर पर, यानी कि ये अभी उसका परमानेंट नहीं है, लेकिन आइन में इनकी कोई मुद्दत भी नहीं है कि इन्हें 1 साल के लिए, जिस तरह होता है ना एडहॉक जजेस का कि वो 1 साल के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन जो कायम मकाम जज होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती। हो सकता है कि इनको देखा जाए कि चलें अगर ये ठीक हैं तो इन्हें भी जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन 2 जजेस 8 जजेस चूँकि लाने थे तो 2 जजेस मजीद अब और आने हैं, उन्हें अभी तक नहीं लाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जुडिशल कमीशन इजलास के अंदर एक तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर्स बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, इन्होंने वॉकआउट किया इजलास से। और इनका मौक़िफ़ ये था जी कि हमने आपको लेटर भी लिखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मैटर भी जो है वो भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम की दरखास्तें पेंडिंग है, अभी इस इजलास को मौखर कर देना चाहिए, लेकिन इसे मौखर नहीं किया गया, इसलिए इन चारों ने इससे वॉकआउट जो है वो किया। तो पीछे जो सारे हम ख्याल और हुकूमत के जो मेम्बरान थे और बाकी जो हम ख्याल थे वो थे, तो कुछ फैसले तो जो है वो सबके इत्फाक से हो गया। लेकिन 2 जजेस ना लाने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ जो डिस्कशन है मुकम्मल तौर पर इनमें भी इतफाक नहीं है, इसलिए 2 जजेस जो हैं वो अभी तक नहीं है। बहरहाल ये 6 जजेस और एक कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किए जा चुके हैं। अब अंदरूनी कहानी आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि इजलास के अंदर असल में हुआ क्या। जब इजलास शुरू हुआ और तब जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ज़ाहिर सी बात है पहले एजेंडा बताया गया ये सारी चीज़ें होनी है, फिर जूँ जूँ इजलास जो है वो आगे बढ़ा तो इन दोनों की जानिब से कहा गया
कि इस इजलास को मुखर किया जाना चाहिए। सीनियरिटी का जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है। ऐसे आप तैनातियाँ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नहीं लाना चाहिए जजिस को। और जो 2 PTI के मेंबर्स थे उन्होंने भी इन दोनों जजिस से इत्तेफाक किया। और जो है वो चीफ जस्टिस या अफरीदी जो थे उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं जी, इजलास तो होगा और जजिस जो तैनाती हैं वो होनी, और ज़ाहिर सी बात है जो बाकी सारे थे वो फिर उनकी तरफ से थे। इस वजह से जो इजलास था वो कंटिन्यू रहा। लेकिन बाकायदा तौर पर जी ये बाखबर हल्के बता रहे हैं कि जो फाइलें थी वो उठाकर फेंकी गई। अब फाइलें कौन सी होती हैं, आप उसके अंदर ये सारा एजेंडा और डिटेल्स होती हैं जी कि ये आज का एजेंडा और ये होगा। तो वो फाइल थी टेबल पर पड़ी हुई, वो उठाकर फेंकी गई। ये गुस्से का इजहार किया गया कि इस इजलास को मुखर होना चाहिए। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से दावा किया जा रहा है। फिर इसी तरह से जी जो गिलास था वो बाखबर हल्के बता रहे कि वो भी उठाकर फेंका गया और गालबन वो किसी की तरफ फेंका गया लेकिन निशाने पर जाकर नहीं लगा और वो जो है वो साइड पर गिर गया, लेकिन कांच के गिलास था जिसकी वजह से वो टूट गया। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं जी वो जुडिशल कमीशन इजलास के अंदर फ़िलहाल जो बाखबर हल्के हैं अजराए हैं वो दावा कर रहे हैं। इस पर जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिन्हें कहा जाता है कि वो मौलाना फजल रहमान हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन बीच बचाव फिर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉकआउट किया गया इन जजेस की जानिब से, जस्टिस मंसूर की जानिब से और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं वो इस सारे मामले के दौरान खामोश तमाशाई थे, यानी उनकी जानिब से कुछ भी नहीं बोला गया, वो चुप करके बैठे रहे और देखते रहे मामला। तो बहरहाल जब वॉकआउट किया गया तो फिर उसके बाद थोड़ी देर इजलास चला और इजलास चलने के बाद ये जो फैसले थे वो सामने आए। 6 परमानेंट जजेस और एक कायम मकाम जज जो हैं उन्हें तैनात किया गया। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के हवाले से। देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक तो आगे सुप्रीम कोर्ट, अब पीछे सीनियरिटी में कौन बचा। सीनियरिटी में अगर देखा जाए तो जस्टिस डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। जस्टिस डोगर जो हैं वो इस लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे और उन्हें लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो सबसे पहले नंबर पर आ गए। तो सीनियरिटी का यही मसला था और उन्होंने हल्फ भी नहीं लिया। तो अगर वो हल्फ लेते तो हल्फ के बाद उनकी सीनियरिटी का आगाज़ होना था। तो ये मुद्दा आज उठाया गया था कमीशन में लेकिन इसको रिजेक्ट जो है वो किया गया। बहरहाल अब सीनियर साहब से आगे जस्टिस डोगर, तो अब जी ये इम्कान है कि वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस। और दूसरी तरफ जो आज वकला का एहतजाज था वो भी हुआ और वो अपने एहतजाज में कामयाब भी हुए। एटलीस्ट वो जो पैगाम देना चाहते थे वो उन्होंने पैगाम दे दिया। और चूँकि IMF का मिशन भी मौजूद है और वो अदलिया में जजिस की तकर्रियों के हवाले से ही जायज़ा ले रहा है, चीफ जस्टिस से जजिस से वो मुलाकात भी करेगा। और इस सारे सूरत हाल के दौरान ये ख़बरें सामने आना, जुडिशल कमीशन के इजलास में ये सब कुछ हुआ, तो जब ये चीज़ें IMF मिशन को पता चलेंगी तो फिर वहाँ पर क्या जो तासुर है वो जाएगा, वो तो जायज़ा लेने के लिए आया हुआ। और जब जजेस खुद बोलेंगे और फिर अभी तक सीनियरिटी का जो मामला है, फिर वकला ने भी आज एहतजाज किया और अपना जो है वो हाईलाइट करवा दिया उन्होंने एहतजाज। तो बहरहाल जी ये सारा प्रेशर भी है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं यहाँ पर उनका रास्ता ऐसे रोका गया कि वो तीसरे नंबर पर थे सीनियरिटी में। इवन के जस्टिस डोगर अगर पहले नंबर पर भी हों तो फिर भी वो तीसरे नंबर पर बनते हैं, वैसे वो दूसरे नंबर पर बनते हैं। तो ये भी एक चांस था कि मियां गुल जो हैं उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा, लेकिन जस्टिस मियां गुल को लाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि पीछे अब रास्ता बिल्कुल साफ है। जस्टिस कियानी और जस्टिस डोगर 2 जजेस हैं चीफ जस्टिस की दौड़ में, लेकिन जस्टिस कियानी का सबको पता है कि उन्होंने तो चीफ जस्टिस बनना ही नहीं है। जो रिमार्क्स देते हैं, जो वो फैसले देते हैं या वो जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं वो किसी को पसंद नहीं। इवन कि उन्होंने एक खिताब भी किया तो वो किसी को पसंद नहीं है, तो वो तो पक्के नहीं आएंगे। जस्टिस गुल के हवाले से कहा जा रहा था जी कि हो सकता है कि वो आ जाएं, लेकिन वो भी अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो अब पीछे जस्टिस डोगर ही रहते हैं। तो वो अब आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। फिर इसी तरह से एक और सवाल उठाया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से अभी तक कोई जो जज है, ये जितने जजिस की हुई है तकर्रियाँ, इनमें से कोई भी लाहौर हाई कोर्ट का जज नहीं है। तो ऐसा क्यों है, सारे सूबों से लाने चाहिए थे। तो इस पर जी ये दावा किया जा रहा है कि शायद कोई जो ताकतवर हैं वो ये नहीं चाहते कि जस्टिस आलिया नीलम जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट आएँ, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में
उनके लिए बहुत अच्छी हैं और बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं। अगर वो वहाँ से हिलती हैं तो पीछे शायद जो सिस्टम है वो उस तरह से नहीं चल पाएगा, तो उन्हें इसलिए नहीं लाया गया। लेकिन खैर अभी भी 2 जजेस की तैनातियाँ होनी है, तो लाहौर हाई कोर्ट से हो सकता है कि 2 जो जजेस हैं वो लाए जाएँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए इजलास जो है वो मुलतवी हुआ है, क्योंकि कुछ बन नहीं पा रही थी, आपस में भी लड़ाई चूँकि चल रही थी, कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही थी, तो इसलिए बेहतर यही है कि इस मामले को ज़रा मुलतवी कर दें, अगले इजलास में देखेंगे। पहले इनिशियल स्टेप लेते हुए ये जजेस तो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएँ ताकि अक्सरियत बन जाए, और अक्सरियत बनने के बाद अगर हम फुल कोर्ट बुलाते हैं तो फुल कोर्ट में हमारी अक्सरियत होगी, 26वीं तरमीम के ऊपर जो स्टैंप है वो लग जाएगी। और ये मुद्दा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उठा चुके हैं कि अगर आपने बुलाना है तो आप पहले बुलाएं, अगर बाद में आप बुलाते हैं तो इस तरह से तो सारी जो है वो तब्दील हो जाएगी, 24 जज हो जाएंगे इस तरह से। अगर 8 मिलाएं तो वैसे तो 16 और 6 जो है वो 22 बन जाएंगे, तो आपको पहले आप बुला लें तैनातियों से पहले, लेकिन उसके बावजूद ही नहीं किया गया ये। बहरहाल कल मैंने आपको बताया था कि अगर चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं अगर वो ये तैनातियाँ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आखिरी हद तक जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी कि जो आलमी प्रेशर आ रहा है और इंटरनल जो प्रेशर आ रहा है वकला का या अदलिया के अंदर से भी, उसकी भी परवाह नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसकी परवाह की जाती है तो फिर बोरिया बिस्तरा अपना गोल होगा, और अगर परवाह नहीं की जाती तो तब भी नुकसान होगा और तब ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ताकत का नशा है और ख़ुद को बचाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। सिर्फ यही रास्ता है कि सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाए, तब हम बच सकते हैं। लेकिन मसला फिर भी ये है कि सब कुछ कंट्रोल होने के बावजूद सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। अब जब IMF मिशन मिसाल के तौर पर पैसे नहीं देता या आलमी दबाव आ जाता है या ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आ जाती है, तो क्या आलमी सतह के ऊपर एक जो है वो इम्प्रेशन जाएगा और वहाँ से जो है वो क्या खाक जो सपोर्ट है वो मिलनी है। तो बहरहाल जी ये एक जो फ़ैसला आज हुआ है, जो जिसकी तैनातियाँ हुई हैं, इसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि इमरान खान साहब भी आखिरी बाल तक जाएंगे और दूसरी तरफ भी सारी हदों को पार किया जाएगा। आखिरी हद तक जो कोशिश है वो की जाएगी कि ख़ुद को बचाया जाए। बाकी सिस्टम या जो कुछ भी है, जो जितना नुकसान होना है होने दें, सब कुछ छोड़े, भाई हम ठीक है, हम बचे हुए हैं, हमारे खांचे लगे रहें, बस यही बहुत है। तो ये जी दूसरी डेवलपमेंट हुई है जी। इसके साथ एक और ख़बर भी है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मैं ज़रा देख लूँ इसमें 26वीं तरमीम से मुतल्लिक आपके साथ मैंने ख़बर शेयर करनी थी। देखें, कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो इमरान खान साहब आएंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और 26वीं तरमीम भी होगी और अदलिया भी यही होगी। तो 26वीं तरमीम को रिवर्स होना होगा, और 26वीं तरमीम अगर रिवर्स होती है तो उसके नतीजे में जितने भी इकदाम हुए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो वापस होंगे। तो अगर ये वापस हो जाते हैं फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब इसके लिए एक और नया प्लान क्या बनाया जा रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है कि एक 27वीं तरमीम भी की जाएगी। अब 27वीं तरमीम में क्या होगा, उसमें जी 26वीं तरमीम को रिवर्स कर दिया जाएगा और कहा जाएगा जी देखें जी 27वीं तरमीम हमने कर दी है, 26वीं तरमीम रिवर्स हो गई है, तो वकला बरादरी को और बाकी प्रेशर को इससे जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर पार्लियामेंट से 26वीं तरमीम रिवर्स होती है और 27वीं तरमीम के नतीजे में 26वीं तरमीम रिवर्स होती है, तो इसका मतलब यह है कि 26वीं तरमीम के नतीजे में जो जो इक़दामात हुए हैं वो रिवर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो इक़दामात जब हुए हैं तो 26वीं तरमीम मौजूद थी। अब चूँकि उस 26वीं तरमीम को चेंज करना है तो तब 27वीं तरमीम हो रही है, तो इसलिए वो इक़दामात वहीं रहेंगे और दोबारा से इस तरह से हो नहीं पाएगा और 27वीं तरमीम भी हो जाएगी। तो इस सूरत में सारे मामलात रिवर्स नहीं होंगे। रिवर्स उस सूरत में होंगे जब अदालत से 26वीं तरमीम रिवर्स होगी, तब सारे उस इक़दामात भी उसके कालादम होंगे। क्योंकि देखें ना, अगर पार्लियामेंट एक कानून बनाती है कि चोरी की सज़ा 3 साल है, और फिर जी उस टाइम पे जो चोरियां होती हैं उस टाइम पे तो ठीक है आपको सज़ाएं मिल जाएंगी, लेकिन 3 साल के बाद अगर ये कानून बनाती है कि 3 महीने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो 3 साल की जिसने कैद ले ली थी अब वो कहा जाए जी कि अब मैंने तो 3 साल की कैद काटी है तो अभी आपने 3 महीने ही कर दिए, तो मेरे बाकी जो 33 महीने हैं वो फिर किधर गए, उसको कंपलसेट किया जाए। तो फिर ऐसा नहीं होगा, वो कहा जाएगा कि उस टाइम वो कानून था, अब जो है वो नया कानून बन गया, यानी कि 3 महीने, तो अब जो चोरी करेगा उसको 3 महीने की जो सज़ा है वो होगी। तो इसी तरह से 26वीं और 27वीं तरमीम की जो गुफ्तगू है वो यही हो रही है कि एक मरतबा ये सारी कोर्ट पैकिंग हो जाएगी। कोर्ट पैकिंग
होने के बाद क्या होगा जी कि जब उसी पहले वाले तरीके से सीनियरिटी और इन मामलात को देखते हुए तैनातियां होंगी तो जजेस और ये सारी कोर्ट पैकिंग तो हो गई है, तो अब तो ये निज़ाम जो है वो अगले 20-30 साल तक इसी तरीके से चलता रहेगा, तो फिर इस तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये भी अहम ऐवानों के अंदर जो गुफ्तगू है वो हो रही है। देखें इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।